गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम के बारे में। तो क्या है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम? सबसे पहले देखते हैं कि यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन से प्राप्त उत्पाद भी रेडियो एक्टिव हो तो एक रोचक स्थिति निर्मित हो जाती है। अर्थात कल्पना करें कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ ए जो विघटन पर दूसरा तत्व बी देता है, अगर ये दूसरा तत्व बी भी रेडियो एक्टिव है तो विघटित होकर ये जो है तीसरा तत्व सी देता है। यानी कि ए जो रेडियो एक्टिव तत्व है वो विघटित होकर बी देता है, वो भी रेडियो एक्टिव तत्व है। फिर बी विघटित होकर सी देता है, वो भी रेडियो एक्टिव तत्व है, तो वो विघटित होकर डी रेडियो एक्टिव तत्व देता है। ठीक है। तो जैसे रेडियम 226 ये अल्फ़ा विकिरणों का उत्सर्जन करता है और रेडोन 222 बनाता है, फिर ये अल्फ़ा विकिरणों का उत्सर्जन करता है। और पोलोनियम 218 बनता है और ये अल्फ़ा विकिरणों का उत्सर्जन करता है। और लेड 214 का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रारंभ में पात्र में रेडियो एक्टिव पदार्थ केवल ए होता है और कुछ समय पश्चात ए के साथ साथ बी, सी और डी आदि भी प्राप्त होते हैं। तो पहले रेडियो एक्टिव ए जब बी में विघटित होता है तो बी की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है। और बाद में क्या होगा कि ये मात्रा एकदम बढ़ेगी। ठीक है। क्योंकि बी भी स्वयं भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, अतः इसका भी विघटन चालू हो जाएगा और जो है सी न्यूक्लियाइड बनने लगेंगे और ये क्रम चलता रहेगा। अतः कुछ समय पश्चात अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी जब ए के विघटन से बी के न्यूक्लियाइड बने, लगभग उतने ही बी के न्यूक्लियाइड विघटित होकर सी में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात जो है बी के विघटन की दर के तुल्य हो जाएगी। ठीक है। तो इस परिस्थिति में बी की सांद्रता क्या रहेगी? अपरिवर्तित यानी स्थिर रहेगी। क्यों? क्योंकि ए के विघटन से जितने बी बन रहे हैं वो बी विघटित होकर किस में बदल रहे हैं? सी में बदल रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि बी की सांद्रता क्या रहेगी? लगभग स्थिर रहेगी, यानी कि सांद्रता अपरिवर्तित रहेगी। तो इस स्थिति में बी को ए के साथ में हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम में होना माना जाएगा। तो इसको हम दूसरे उदाहरण के कैसे समझाएंगे कि रेडियम से क्या मिला? रेडोन, फिर रेडोन से रेडियम ए और रेडियम ए से रेडियम बी। ठीक है। यानी कि रेडियम 226 अल्फ़ा विकिरणों का उत्सर्जन करके रेडोन बनाता है। ठीक है। फिर ये अल्फ़ा विकिरणों का उत्सर्जन करके पोलोनियम 218 बनाता है। फिर ये अल्फ़ा विकिरणों का उत्सर्जन करके लेड 214 बनाता है। तो उपरोक्त उदाहरण में रेडियम के विघटन की दर रेडियम परमाणुओं की संख्या तथा रेडोन के विघटन की दर रेडोन के परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। अर्थात प्रारंभ में मूल रूप से रेडियम परमाणुओं की संख्या जो है वो रेडोन परमाणुओं की संख्या से काफ़ी अधिक होती है, अतः इसके बनने की दर इसके विघटन की दर से अधिक होगी। ठीक है। तो कुछ समय पश्चात अंत में एक ऐसी स्थिति बनेगी जब रेडोन के बनने की दर इसके विघटन की दर के समान हो जाएगी। ठीक है। तो इस स्थिति में रेडोन को रेडियम के साथ में रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम में होना कहा जाएगा। तो कुछ वैज्ञानिक इस स्थिति को साम्यावस्था के बजाय स्थायी अवस्था यानी कि स्टडी स्टेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि साम्यावस्था रासायनिक अभिक्रियाओं में काम में लेते हैं जहां अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, लेकिन रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है। इसलिए रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम को हम रेडियो एक्टिव स्टडी स्टेट भी कहते हैं। ठीक है। तो यदि ए, बी, सी रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन स्थिरांक λ1, λ2, λ3 हो तो स्थायी अवस्था यानी कि स्टडी स्टेट में प्रत्येक के विद्यमान परमाणुओं की संख्या Na, Nb और Nc हो तो बी के बनने की दर क्या होगी? λ1, N1 और बी के विघटन की दर क्या होगी? λ2, N2। स्थायी अवस्था यानी कि स्टडी स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होगा? λ1, N1 बराबर λ2, N2, यानी कि N1 अपॉन N2 बराबर क्या हो जाएगा आपके λ1 अपॉन λ2, जो किसके बराबर होगा? टो2 अपॉन टो1 के। यहाँ पर टो1 और टो2 जो है इन तत्वों की एवरेज लाइफ पीरियड है। ठीक है। तो समीकरण 20 में स्पष्ट है कि स्थायी अवस्था पर तत्व उनके औसत आयुकाल के अनुपात में उपस्थित होते हैं। अतः जिस तत्व की औसत आयु यानी कि अर्ध आयु ज़्यादा होगी, साम्यावस्था पर उसकी मात्रा भी ज़्यादा होगी। अपना अगला टॉपिक है क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जिस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करती है, उसी प्रकार नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण
होता है। अतः जब कोई नाभिकीय अभिक्रिया लिखते हैं तो पूरे समीकरण में ऊर्जा परिवर्तन का पद भी होना चाहिए। जिस तरह रासायनिक अभिक्रिया में डेल्टा H का पद लिखते हैं, ठीक है, उसी प्रकार नाभिकीय अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन के लिए समीकरण के दाएं तरफ Q पद को जोड़ते हैं। इसलिए पूरी नाभिकीय अभिक्रिया कैसे लिखी जानी चाहिए? कैपिटल X प्लस एक्स बराबर y प्लस माइनस Q, जहाँ पर X जो है एक ऐसा नाभिक है जिस पर X कणों का बम्बार्डमेंट करवाया जाता है, तो Y उत्पाद नाभिक प्राप्त होता है और स्मॉल y जो है वो स्मॉल पार्टिकल बाहर निकलता है। तो इसमें Q को नाभिकीय अभिक्रिया ऊर्जा या केवल अभिक्रिया की Q भी कहते हैं, ठीक है। तो नाभिकीय अभिक्रिया में Q के मान की गणना की जा सकती है। Q का धनात्मक मान प्रदर्शित करता है कि नाभिकीय अभिक्रिया होने में ऊर्जा मुक्त अर्थात अभिक्रिया जो है वो आपके एक्सोथर्मिक है। और इसी प्रकार से अगर Q का मान ऋणात्मक है तो अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण को ये व्यक्त करता है, अर्थात अभिक्रिया जो है वो ऊर्जा अवशोषित प्रकार की है, ठीक है। इसी प्रकार से नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें नाइट्रोजन नाभिक पर अल्फा कणों के बम्बार्डमेंट से उत्पाद ऑक्सीजन नाभिक और प्रोटॉन बनते हैं, तो इस अभिक्रिया को सही तरह से किस प्रकार से लिखा जाएगा? इसमें Q पद को भी जोड़ दिया जाएगा, जहाँ Q क्या है? नाभिकीय अभिक्रिया ऊर्जा है। अब है Q के मान की गणना। तो किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया को हम लिखते हैं कैपिटल X प्लस एक्स बराबर y प्लस स्मॉल y प्लस माइनस Q। तो माना कि नाभिक X जिस पर बम्बार्डमेंट लक्ष्य नाभिक पर होता है स्थिर अवस्था में होता है, अतः ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार mx² प्लस Ex प्लस mx² बराबर Ey प्लस my² प्लस Ay प्लस my², ठीक है। जहाँ पर पहले ब्रैकेट में जो कैपिटल Y है वो आपके प्रोडक्ट जो बना है Y कैपिटल, उसकी एनर्जी और मास को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर mx स्मॉल my तथा कैपिटल My जो है क्रमशः नाभिक जिस पर रखकर होगी प्रारंभिक कण उत्पाद नाभिक तथा उत्पाद कण के द्रव्यमान है, ठीक है। तो यहाँ E के मान इनकी गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। तो इस समीकरण को जो हम रीअरेंज करेंगे तो इसे Q का मान प्राप्त होगा, यानी कि Q बराबर क्या है? Ey प्लस Ey माइनस Ex को अभिक्रिया की ऊर्जा संतुलन या अभिक्रिया का Q मान भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपने स्पेलेशन या समुत्खंडन, यानी कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में भारी नाभिक किसी कण से टकराकर दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसे हम स्पेलेशन या हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। जैसे 92 यूरेनियम 235 जो है वो न्यूट्रॉन कणों से टकराता है तो दो हल्के नाभिकों यानी कि बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है और इसमें न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो सामान्य नाभिकीय विघटन अभिक्रियाओं में किसी बहुत कम कणों का उत्सर्जन होता है, लेकिन यदि किसी नाभिकीय अभिक्रिया के पूर्ण होने पर अधिक कणों का उत्सर्जन हो तो ऐसी अभिक्रियाओं को वाष्पीकरण की अभिक्रियाएं कहते हैं, अर्थात उत्सर्जित न्यूक्लियनों का वाष्पीकरण हो जाता है तथा छोटे नाभिक अवशोषक के रूप में बचे रहते हैं, ठीक है। तो अगर वाष्पीकरण की क्रिया अनंत तीव्र हो और अभिक्रिया संपन्न होने पर बहुत सारे कण उत्सर्जित हो जाएं तो ऐसी नाभिकीय अभिक्रियाओं को हम कहते हैं स्पेलेशन, और जो है यह प्रोसेस कहलाता है समुत्खंडन या स्पेलेशन कहलाता है, ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं की खोज का श्रेय सीबोर्ग और ओपी पैरामैन एवं उनके सहयोगियों को जाता है, जब उन्होंने देखा कि 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के प्रोटॉन अथवा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के न्यूट्रॉनों का प्रहार नाभिकों पर किया जाता है तो बहुत से नाभिकों का विभाजन नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं की भांति समान द्रव्यमान के दो न्यूक्लियाइडों में नहीं होता है। ये नाभिक काफ़ी संख्या में न्यूक्लियोनों तथा अल्फा कणों का उत्सर्जन करते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पाद जो है वो नाभिक की द्रव्यमान संख्या
लक्ष्य नाभिक की द्रव्यमान संख्या से बहुत कम होती है। यानी कि लक्ष्य नाभिक के इस प्रकार छोटे छोटे बहुत से टुकड़े हो जाते हैं, जिसके कारण ही इन अभिक्रियाओं को हम समुत्खंडन अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी के जब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से किसी नाभिक पर प्रहार किया जाता है तो उस टारगेट नाभिक का जो मास होता है उसकी तुलना में जो प्रोडक्ट मिलता है उसका मास बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारे छोटे छोटे कण जो है बाहर निकल जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो समुत्खंडन अभिक्रियाएं जो है हल्के तथा भारी दोनों प्रकार के नाभिकों में होती है। अधिक भारी नाभिकों में सामान्यतया समुत्खंडन एवं नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। वास्तव में नाभिकीय विखंडन और समुत्खंडन अभिक्रियाओं में अंतर क्या होता है? केवल जो है उत्पाद नाभिकों की द्रव्यमान संख्या के आधार पर ही हम इनमें अंतर कर सकते हैं। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? कुछ ही न्यूक्लियोनों का उत्सर्जन होता है और मध्यम द्रव्यमान संख्याओं की दो नाभियाँ उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त होती है, जिसके कारण लक्ष्य नाभिक एवं उत्पाद नाभिक की द्रव्यमान संख्याओं में क्या हो जाता है? काफ़ी अधिक अंतर प्राप्त नहीं होता है। जबकि समुत्खंडन अभिक्रियाओं में क्या होता है? उत्सर्जित होने वाले कणों के विषय में ये बता पाना आसान नहीं होता है कि ये कण स्वतंत्र न्यूक्लियोनों के रूप में उत्सर्जित होते हैं अथवा न्यूक्लियोनों के समूह के रूप में उत्सर्जित होते हैं। अतः इन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए इनके परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A दोनों का प्रयोग करना आवश्यक है। ठीक है, तो यानी कि समुत्खंडन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जो उत्पाद नाभिक है और जो टारगेट नाभिक है उन दोनों के द्रव्यमान संख्याओं में अंतर क्या होता है? ज़्यादा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कण उत्सर्जित हो जाते हैं। तो क्या स्पष्ट हुआ कि इस अभिक्रिया में प्रोटॉनों की संख्या Z में 18 की कमी तथा कुल न्यूक्लियोनों की संख्या में जो है 41 की कमी आ जाती है। तो ये निश्चित रूप से पता नहीं चल पाने के कारण कि उत्सर्जित कण स्वतंत्र न्यूक्लियोनों के रूप में उत्सर्जित हुए या उनके समूह के रूप में। तो इस अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। 33 आर्सेनिक 75 ब्रैकेट में अल्फ़ा 18 Z 41 A, यानी कि मास में तो आपके कमी आ गई 41 की और परमाणु क्रमांक में 18 की कमी आ गई और प्रोडक्ट मिला 17 क्लोरीन 38। ठीक है, तो इसी प्रकार से कॉपर पर अल्फ़ा कणों की अभिक्रिया से 14 1H1 तथा 16 न्यूट्रॉन निकलते हैं तथा द्रव्यमान संख्या में 26 की कमी और प्रोटॉनों की संख्या में 12 की कमी आ जाती है। ठीक है, तो आपके नाभिकों के समुत्खंडन तथा विखंडन के कार्यविधि समझाते हुए 1947 में सरबर ने सुझाव दिया कि अति उच्च ऊर्जा के जो प्रोजेक्टाइल्स लक्ष्य नाभिक में प्रवेश करके किसी न्यूक्लियोन पर प्रहार करता है, जो या तो नाभिक के बाहर निकल जाता है या नाभिक में किसी दूसरे न्यूक्लियोन पर प्रहार करता है। ठीक है, यानी कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल से टारगेट करते हैं किसी नाभिक को, तो वो जो है प्रोजेक्टाइल वो किसी न्यूक्लियोन पर जाके प्रहार करता है, तो या तो वो न्यूक्लियोन उस नाभिक से बाहर निकल जाएगा या फिर वो किसी दूसरे न्यूक्लियोन पर प्रहार करता है। तो पूर्व की भांति ये न्यूक्लियोन भी या तो अपने पितृ नाभिक से बाहर हो जाएगा या फिर ये नाभिक में किसी दूसरे न्यूक्लियोन पर प्रहार करेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जो है वो हायर एनर्जी वाले होते हैं। अतः ये एक के बाद एक बहुत से न्यूक्लियोनों को उत्तेजित करते चले जाते हैं, बाहर निकालते चले जाते हैं। तो प्रक्रम की यह अवस्था जो है वो आपके कैस्केड के नाम से जानी जाती है, जिसमें टारगेट न्यूक्लियाई से बहुत से न्यूक्लियोनों का उत्सर्जन हो जाता है। तो न्यूक्लियोनों का ये उत्सर्जन बंद हो जाने पर अर्थात कैस्केड समाप्त हो जाने के पश्चात नाभिक का जो शेष भाग है वो अत्यधिक उत्तेजित अवस्था में रहता है। तो इस ऊर्जा का वितरण होने पर बहुत से पृथक पृथक न्यूक्लियोन या न्यूक्लियोनों के समूह आपके उत्कर्षित होने लगते हैं। तो यदि उत्तेजित नाभिक इन न्यूक्लियोनों के उत्कर्षण की अपेक्षा दो भागों में टूट जाता है तो यह अभिक्रिया कहलाती है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जब 70 से 340 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जायुक्त प्रोटॉन की बमबारी जब 29 कॉपर 63 पर की जाती है तो इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिलती है। यानी कि स्पेलेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि यहाँ पर जो है 6 तो अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकल गए, एक प्रोटॉन बाहर निकल गया, एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। तो देखो आपके एटॉमिक नंबर में कितनी कमी आ गई, 29 से 17 और मास में 63 से 38। ठीक है, जबकि विखंडन की प्रक्रिया में क्या होगा कि आपके केवल एक प्रोटॉन बाहर निकला है,
और लगभग समान मास वाले दो यहाँ पे प्रोडक्ट न्यूक्लियाई मिले हैं। ठीक है, अब है आपके न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। तो एक नाभिकीय प्रक्रम की संभावना सामान्यतः प्रायिकता क्षेत्र के रूप में हम व्यक्त करते हैं और इसकी विमाएँ जो है वो क्षेत्रफल की होती है। तो टक्कर का कुल प्रायिकता क्षेत्र जो बम्बार्डिंग कण सहित नाभिक में ज्यामितीय प्रायिकता क्षेत्र से अधिक नहीं हो सकता है। तो ये जानते हैं कि सबसे भारी नाभिक का अर्धव्यास लगभग 10⁻⁻12 सेंटीमीटर होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा भारी नाभिक की त्रिज्या 10⁻12 सेंटीमीटर होती है। अतः सामान्यतः प्रायिकता क्षेत्र जो है वो 10⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रायिकता क्षेत्र को अर्थात 10⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर से ये बड़ा नहीं हो सकता। इस प्रायिकता क्षेत्र को अर्थात 10⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर को बार्न कहा जाता है। ठीक है, अब है आपकी यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का यूज़ है कि नए फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज करने में यूज़ होता है। इसी प्रकार से समस्थानिक अथवा संभारी न्यूक्लियाइडों की खोज करने में यूज़ होता है। नए तत्वों की खोज करने में यूज़ होता है। नाभिकीय ऊर्जा में, विद्युत उत्पादन में, भोजन को संरक्षित करने में, चट्टानों की आयु को पता लगाने में, बहुत इंपॉर्टेंट है, चट्टानों की आयु का पता लगाने में रेडियो एक्टिविटी का यूज़ होता है। इसी प्रकार से कार्बन 14 काल निर्धारण विधि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो है यह विधि जीवाश्मों की मृत्यु का समय ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। तो यह विधि जो है इन तथ्यों पर आधारित है कि कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक कार्बन 14 जिसकी अर्ध आयु जो है 5730 वर्ष होती है, वायुमंडल में CO2 के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन 14 की मात्रा जो है वो नाइट्रोजन पर कॉस्मिक किरणों के प्रभाव के कारण स्थिर रहती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया द्वारा सभी प्राणियों व वनस्पतियों द्वारा ग्रहण की जाती है। तो इसकी मात्रा प्राणी अथवा वनस्पतियों के जीवन काल में ये स्थिर रहती है। ठीक है, तो मृत्यु के पश्चात कार्बन 14 का ग्रहण करना रुक जाता है। अतः विघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्बन 14 की मात्रा घटने लगती है। अतः किसी अस्थिपंजर में यानी कि जीवाश्म में उस प्राणी की मृत्यु के समय की गणना उसमें उपस्थित कार्बन 14 की क्षय की दर के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ओके।